बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 घंटों से यमन की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुसलसल इसराइल को जो है टारगेट करने का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले की एक नई कड़ी आज सुबह एक ऐसा जो है हमला किया गया है यमनी हौसियों की तरफ से, जिसमें एक बार फिर फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए तिल अबीब के नज़दीक जो है तिल अबीब को निशाना बनाया गया। और ये हमला इतना शदीद था कि फिर इसराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे फिर वो आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो या फिर एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम हो, इस हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। इस वक्त बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें ये वाज़े देखा जा सकता है कि इसराइल की तरफ से इंटरसेप्टर्स दागे तो गए, लेकिन फिर इस आने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार थी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स इसको रोकने में या तबाह करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे और फिर ये मिसाइल अपने हदफ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इस वक्त जो गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात सामने आ रही हैं, इस मिसाइल का जो हदफ था वो मोसाद के चीफ का घर था, उसको निशाना बनाया गया था। या फिर इसके साथ साथ ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं जो इसराइली इदारा नेसेट है उसको टारगेट किया गया था यमनी हौसियों की तरफ से इस मिसाइल के ज़रिए। और फिर यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का अब वाज़े बयान भी सामने आ चुका है, जिसके अंदर इस नई की जाने वाली यमनी हौसियों की कार्रवाई के बारे में बात की जा रही है। जो इस वक्त सबसे पहली अपडेट सामने आ रही है उसकी तरफ चलते हैं। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस टारगेटेड अ मिलिट्री टारगेट ऑफ द इजरायली आर्मी इन द ऑक्युपाइड याफा एरिया विद अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2। The missile hits its target accurately and the defenses and interception system failed to intercept it. अब एक बार वाज़े इजहार किया जा रहा है यमनी फ़ौज के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की जानिब से, जो कि अंसारुल्लाह के स्पोक्स पर्सन समझे जाते हैं, कि एक बार फिर इसराइल के इलाके याफा या तिल अबीब को, यानी याफा इस तिल अबीब का पुराना नाम है और इसराइलियों के तसल्लुत से पहले इस तिल अबीब को याफा के नाम से जो है वो जाना और पहचाना जाता था, उस पर एक बार फिर यमनियों की तरफ से हमला किया गया है। और इस हमले में एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 11 गुना तेज़ सफ़र करता है। अगर बात की जाए तकरीबन 11,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसने एक बार फिर इसराइल के तमाम दावों की खली खोल दी। यानी जिस तरह से इसराइल दावे करता है दुनिया के ऊपर बुलंद बांग कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में शामिल है, जिसमें उसका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, इसके बाद मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डेविड स्लिंग कहते हैं, और फिर इसके बाद एरो एयर डिफेंस सिस्टम आता है जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब इस हवाले से यमनी फ़ौज की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसराइल के ये तमाम सिस्टम्स इस मिसाइल को रोकने में नाकाम हुए और ये मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब हुआ और जाकर उस इलाके में तबाही मचाई है। अब इस हवाले से बहुत सारी इस वक्त जो खबरें हैं एस्केलेट कर रही हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस भी जो हैं जो इसराइलियों ने अपने कैमरों में महफूज की थी कर दी गई हैं, शाया हुई हैं, और इसमें वाज़े देखा जा सकता है कि कितनी रफ्तार से ये मिसाइल इसराइल की फ़िज़ाओं में परवाज़ करते हुए अपने हदफ तक पहुंच रहा है। और इसके बावजूद कि इसराइल की तरफ से दागे जाने वाले एरो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसको इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रहे हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब अगर बात करते चलें कि इस हमले में इसराइल को नुकसान क्या हुआ है, तो इस वक्त इसराइली मीडिया हाउसेज़ जो हैं बहुत जो है वो मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो तादाद शाया कर रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। इसराइली मीडिया 30 इंजरीज इन तिल अबीब आफ्टर अ मिसाइल फाइट फ्रॉम यमन फेल। इसराइली मीडिया बहुत मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये खबरें दे रहा है, यानी फिर इस वक्त जिस तरह से इसराइली मीडिया के ऊपर एक ब्लैकआउट की कैफियत है और तमाम वो खबरें जिनके अंदर इसराइलियों को किसी किस्म का जानी या माली नुकसान उठाना पड़ता है उसके बारे में इसराइली मीडिया मुकम्मल तौर पे पर्दापोशी करता है। तो इस मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद भी इसराइली मीडिया अब ये बात तस्लीम कर रहा है कि इस हमले के अंदर 30 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, यानी फिर ये काफ़ी बड़ा हमला था। और इस वक्त कैफियत यही है कि इस वक्त जितनी हलाकतें इसराइलियों की इस हमले के नतीजे में हुई हैं उसको छुपाया जा रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमला तिल अबीब के अंदर जो नेसेट का हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक हुआ था, और कुछ ख़बरें मुसद्दिक़ा या गैर मुसद्दिक़ा ये भी सामने आ रही हैं कि इस हमले का जो निशाना था
वो मोसाद के सरबराह का घर था। अब इस हवाले से आने वाला वक्त तजवीज़ करेगा कि इसराइलियों को यमनी हौसियों की तरफ से कितनी बड़ी ज़रब लगाई गई है, और फिर ये जवाब था उन तमाम हमलों का जो कि पिछले दिनों इसराइल की तरफ से यमन पे जारहाना कार्रवाइयाँ की गई थीं और यमन के हुदैदा और सना को निशाना बनाया गया था। अब अगर बात करते चलें इस इसराइली हर्ड्स या एरो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, ये कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? एरो एयर डिफेंस सिस्टम 3 इंटरसेप्टर मिसाइल पर मुश्तमिल है, यानी इसकी 3 जनरेशन हैं, 1, 2 और 3। इस वक्त अगर बात करें 1 की तो तकरीबन 2008 से लेकर और 2019 के दरमियान इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बनाई गई थी, जिसके अंदर $3.8 बिलियन इस पर लागत आई थी, और फिर ये अमेरिका के इश्तिराक से बनाया गया था। उसके बाद फिर एरो 2 नामी जो है इसकी जनरेशन सामने आई, जो कि मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या आने वाले ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखती थी। और फिर उसके बाद जो एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम सामने आया, ये मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को जो है वो टारगेट कर सकता है। उसकी ख़ास बात ये है कि ये जो है दौरान परवाज़ अपनी डायरेक्शन तब्दील करने की सलाहियत रखता है, और तेज़ स्पीड या हाइपरसोनिक स्पीड से आने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस वक्त जो कैफियत इस ताज़ा तरीन हमले में सामने आई है, मुकम्मल तौर पे ये एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर लागत लगी थी, यानी $1.2 बिलियन इसकी तखमीना लगाया जा रहा है इसके डेवलपमेंट का, और इस वक्त इसराइल जो है वो काफ़ी इंहिसार कर रहा है इस एयर डिफेंस सिस्टम पे। उसकी जो रेंज बताई जा रही है यानी 2400 किलोमीटर तक ये परवास करने की सलाहियत रखता है। उसके साथ साथ ये कहा जाता है इसके बारे में कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को शूट डाउन करने की या इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इस यमनी हमले के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा इस यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने में। और अगर इस यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए तो ये फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक मिसाइल ईरानी खैबर शिकन मिसाइल का एक नॉक ऑफ या उसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक मिसाइल समझा जाता है, जो कि उन तमाम टेक्नोलॉजी का हामिल है जो कि ईरानी खैबर शिकन मिसाइल के अंदर मौजूद है। और इस वक्त ये फ़लस्तीन 2 नामी मिसाइल यमन लोकली प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बार फिर यमन ने अपने लोकली प्रोड्यूस मिसाइल से इसराइल के याफा को टारगेट किया है और अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। अब इस वक्त इसराइल का मारिफ अखबार है वो खबर दे रहा है, हौथी हैव लॉन्च्ड मोर देन 200 मिसाइल्स एंड मोर देन 170 ड्रोन्स एट इसराइल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। जब से तूफ़ान लक्सा का आगाज़ हुआ और उसके बाद इसराइल की जारहियत गज़ा पे शुरू हुई, और पिछले साल यानी नवंबर 2023 के अंदर 19 नवंबर से यमनी हौसी बाज़ाब्ता तौर पे इस जंग का हिस्सा बने, तब से लेकर अब तक इसराइली अखबार के मुताबिक तकरीबन 200 के करीब मिसाइल्स हैं जो कि यमनी सरजमीन से इसराइली इलाकों पे दागे गए हैं। इसके साथ साथ अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो कमोबेश 170 के करीब ये ड्रोन्स हैं जिन्होंने इसराइल के मगरिबी इलाकों को, उसके साथ साथ तेल अवीव को टारगेट किया है इस जंग के दौरानिए के अंदर, यानी फिर कमोबेश 12 महीने या 14 महीने के अंदर। तो इस वक्त यमनियों की तरफ से इसराइल को टारगेट करने का सिलसिला जारी है और पिछले 72 घंटों में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है, यानी फिर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 हमले इसराइल पे किए जाते हैं जो कि यमन की सरजमीन से दागे जाते हैं। और फिर जो आज का हमला है इसराइल के ऊपर, इसने एक लैंडमार्क सेट किया है कि यमन जो कि दुनिया की एक गरीब तरीन कौम है वो भी इसराइल को किस तरह से नाको चने चबवा सकती है। अब इस वक्त इसराइली रेडियो एक खबर ब्रेक कर रहा है। इसराइली आर्मी रेडियो तो एयरफोर्स इज इन्वेस्टिगेटिंग द डैमेज कॉज्ड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन एट तेल अवीव। अब इस वक्त कैफियत ये है कि जो इसराइल की ग्राउंड फोर्सेज हैं वो इस इलाके में जो है वो जाने से कतरा रही हैं, यानी फिर अगर दोबारा यमन की तरफ से इसी इलाके को दोबारा टारगेट किया जाता है तो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी इसराइल के ऊपर जो है वो नाजिल हो जाएगी। तो इस वक्त इसराइली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और तैयारे उस इलाके के ऊपर परवाज़ें करके जायज़ा ले रहे हैं, तखमीना लगा रहे हैं कि यमनी मिसाइल के इस हमले के अंदर कितना नुकसान हुआ है इसराइल को। अब इसके साथ साथ अल अरेबिया जो कि सऊदी अरब का अखबार और सऊदी अरब का एक न्यूज़ ग्रुप समझा जाता है, वो कुछ ऐसी खबरें दे रहा है कि इस हमले के बाद यमनी हौसियों के जो रहनुमा हैं वो सना छोड़ के जा चुके हैं। अब इस हवाले से जो खबरें हैं, हौसी लीडर्स लीव सना फॉर द अदर एरियाज इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी इसराइली और अमेरिकन टारगेटिंग। अब इस वक्त ये जो सऊदी न्यूज़ ग्रुप है अल अरेबिया, उसकी तरफ से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि हौसियों के जो रहनुमा हैं यानी अंसारुल्लाह के जितने रहनुमा हैं जो कि जिनका मरकज़ सना समझा जाता है इस यमन का दारुल हुकूमत, वहाँ से अब वो जो है वो छोड़ के उस इलाके को जा रहे हैं इस ख़तरे के पेश नज़र कि जो हमला यमन ने
اسرائیل پہ کیا ہے، اس کے بعد امریکی جارحیت ان علاقوں پہ دکھائی جائے گی، اور جس طرح سے اس سے پہلے لبنان کے اندر حزب اللہ کی قیادت کو جو ہے وہ چن چن کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے حوثیوں کی قیادت کو بھی اسی طرح سے اسرائیل اور امریکہ ٹارگٹ کرے۔ تو اس وقت یہ دعوے کیے جا رہے ہیں سعودی نیوز گروپ کی طرف سے کہ حوثی رہنما صنعاء کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اس خطرے کی پیش نظر۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔